Welcome back aliens, my name is Kaushal and let's continue with the series on class 10 mathematics। बच्चों अभी तक हम HCF के बारे में सब कुछ सीख चुके हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के भी बारे में सब कुछ सीखे हैं। आगे हमारी जो चीज़ है उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये हमारी एक थ्योरम है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये थ्योरम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पर हम नाम आ गया है। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता होगा। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने टेबल में आता है इटसेल्फ, और किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में। फॉर एग्जांपल जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ये सब सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। ठीक है, उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर के बारे में पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स उनके 2 से ज़्यादा होंगे तो वो क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल 4 क्या है? 4 के फैक्टर्स क्या हो गए? फैक्टर्स निकालने का मतलब उनके टेबल में वो किस किस के टेबल में आ सकते हैं। जैसे 4 के फैक्टर इसको 2 इंटू 2 करके ऐसे लिख सकते हैं। तो एक फैक्टर तो इसका खुद का हो गया 4 के टेबल में भी तो 4 आता है, 2 के टेबल में भी 4 आता है और 1 के टेबल में भी 4 आता है। तो इसके 3 फैक्टर हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, तो ये हमें कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर के बारे में बता दिया। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए सीधा क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ में आ जाए। तो एक क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन लिखा कैसे होगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, वो ऐसे लिखा होगा। आपको किसी भी नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम ये लिखा होगा, आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये लिखा हो या फिर आपका ये लिखा हो वर्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, दोनों का मतलब सेम होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हो या फिर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखा हो, दोनों का मतलब सेम होता है। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बचपन से आता है, अगर आपको नहीं आता तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे 140 है, इसका मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होता है? सबसे पहले इसको ऐसे लिखते हैं और फिर सबसे छोटा नंबर 2 से चेक करते हैं डिवाइड हुआ कि नहीं। 2 से 70 बार में डिवाइड हो जाएगा, फिर करेंगे 2 से 35। अब ये 3 बार में तो होगा नहीं, हमें लाइन से चलना है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, सारे प्राइम नंबर से ट्राई करना है। अब 3 से होगा नहीं 35, 5 से लेकिन हो जाएगा, तो 5 से किया तो 7 आ गया, और फिर 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। फाइनली जब 1 आ जाता है तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो यानी 140 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 140 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको थोड़ा और लिखा जा सकता है, 2 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारा हो गया फाइनली प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब ये जैसे क्वेश्चन है, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसको भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो उसका भी कर देते हैं। 156 होगा, सबसे पहले 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 78, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 39, और फिर 3 से करेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। सारे प्राइम नंबर से एक्सप्रेस करना है, तो 156 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब 2 2 बार आ रहा है तो 2 को 2 की पावर 2 लिख दो। जो 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, वो उतनी पावर में लिख देना है। तो ये हमारा हो गया फाइनली प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है या प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ और बतानी है आपको, जिसका नाम है फैक्टर ट्री। जिस चीज़ का नाम क्या है? फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री क्या होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे 1 नंबर या 2 नंबर का सवाल बन जाता है। फैक्टर ट्री क्या होता है भाई? ये जैसे नंबर है 140 का फैक्टर ट्री बनाना है। तो फैक्टर ट्री बनाने का मतलब सबसे पहले आप सारे के सारे फैक्टर्स लिख लो। 2 2 5 7, इसके फैक्टर्स क्या हैं? 2 2 5 7 है। अब इसका फैक्टर ट्री कैसे बनेगा? सबसे पहले जो हमारा नंबर है उसको ऐसे लिखो 140, उसके बाद 2 से आ रहा है तो एक फैक्टर 2 लिख दिया, उसको एक डब्बे में डाल दिया। अब जो बचा क्या? 2 से डिवाइड करने के बाद क्या बचा था? 70 बचा था, तो 70 लिखना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर किया 2 और जो बचा वहां लिख दिया। उसके बाद 70 किससे डिवाइड किया था? 2 से किया था, तो एक फैक्टर और लिख दिया 2, और जो बच गया वो यहाँ लिख दो 35। अब देखो ये बिल्कुल ऐसा चलेगा, 70 2 जा 140, 35 2 जा 70, ये बिल्कुल ऐसा चलेगा। 35 कैसे आया था? 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये लिख दिया
7 और ये लिख दिया 5, तो 7 5, ये इसका फैक्टर ट्री बन गया। फैक्टर ट्री ऐसे बनाते हैं, सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स ऐसे लिख देंगे। सबसे पहले 2 आ रहा है तो 2 लिख दिया, जो बाकी बचा हुआ नंबर वो लिख दिया, फिर इसका 2 आ रहा है तो वो लिख दिया, और बाकी बचा हुआ वो लिख दिया। हम दोनों ये हमेशा इसका मल्टीप्लाई करके ये आ जाना चाहिए, याद रखना, ठीक है। फैक्टर ट्री ऐसे बनता है। जैसे 156 का फैक्टर ट्री बनाना है मेरे को, अगर बोला हो कि क्वेश्चन में बना लो, या फिर क्वेश्चन में आया फाइंड द मिसिंग एंट्रीज, तो कैसे करेंगे? जैसे 156 का फैक्टर ट्री बनाना है तो 156 ऐसे लिख दिया, और सबसे पहले ये 2 लिख दिया, फिर 2 से और किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 156 आ जाए, तो 78, क्योंकि 2 से डिवाइड किया तो 78 आ गया। फिर 78 को लिख देंगे 2, और इधर आ जाएगा आपका 3, 39, और 39 में लिख देंगे हम लोग एक तो 3 और एक तो 13, है ना। तो ये हमारा इसका फैक्टर ट्री हो गया। आपको समझ में आ गया हो फैक्टर ट्री क्या होता है? हमेशा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आ जाता है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये। तो आपको फैक्टर ट्री का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहती है, किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे और कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं वो सारे सवाल मैंने यहाँ पर करवा रखे हैं, इससे ज़्यादा सवाल बनते नहीं हैं, और आपकी इससे 1.2 एक्सरसाइज भी हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे होगा, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे, प्रूव दैट देयर इज अ नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0। क्या क्वेश्चन में बोला है? हमको प्रूव करना है कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें 4 की पावर n करूं तो वो किससे एंड हो? डिजिट 0 से एंड हो। डिजिट 0 से एंड होने का मतलब कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसमें लास्ट में 0 आता हो, जैसे 10, 100, 70, 80, 90। तो इन सब में क्या है, लास्ट में 0 से एंड हो रहा है। 10, 20, 30, इन सब में लास्ट में 0 एंड हो रहा है। तो वो कह रहा है 4 की पावर n करूं, n की वैल्यू कुछ भी रखूं, 1, 2, 3, 4, वो ऐसा नंबर कुछ आ जाए जिसमें लास्ट में 0 आता है। तो वो बोल रहा है कि ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ये प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है। तो ऐसे कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी जो नंबर जिसके लास्ट में 0 आता है, मैं फॉर एग्जाम्पल 10 एक नंबर लेता हूं, तो 10 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 10 के फैक्टर बनेंगे, अगर निकालना चाहूं तो 2 और 5। 10 के फैक्टर बनेंगे 2 और 5। अगर मैं 20 के फैक्टर्स निकालना चाहूं तो हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे 2 और 5 और 2, 2 बार 2 और 1 बार 5। एक चीज तो हमें साफ साफ दिख रहा है, जिस नंबर के एंड में 0 आता है ना, जो भी नंबर 0 जिसके एंड में आता है वो नंबर हमेशा उसका एक फैक्टर 5 जरूर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आता है उसका एक फैक्टर 5 जरूर होता है, ठीक है। चाहे आप कोई भी नंबर ले लो, आप 100 ले लोगे, उसका भी फैक्टर 5 होगा। फैक्टर 5 होने का मतलब वो 5 से डिविजिबल जरूर होगा, ठीक है। तो अगर हमें कोई प्रूफ करना है कि कोई नंबर जिसके लास्ट में 0 आता है, तो हमें बस ये दिखाना है कि उसका जो फैक्टर है वो 5 आना चाहिए। अगर फैक्टर 5 नहीं आ रहा है तो बोल दूंगा ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, और अगर फैक्टर 5 आ रहा है तो नंबर एग्जिस्ट करता है। तो मैंने वही देखो आंसर भी लिख रखा है। आंसर क्या है देखो, मैंने लिख रखा है एज वी नो दैट पॉजिटिव इंटीजर एंडिंग विद डिजिट 0 इज डिविजिबल बाय 5। वही जो मैंने अभी आपको बात बताई वही है कि कोई भी जो नंबर जो लास्ट में 0 आ रहा है वो हमेशा किससे डिविजिबल होगा? 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब मैं 4 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, है ना, और 2 ये n मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 की पावर 2n आ गया। तो एक चीज तो दिख रही है कि 4 की पावर n किया तो फाइनली सॉल्व करके 2 की पावर 2n आ गया। तो एक ही नंबर आ रहा है ना प्राइम फैक्टराइज करके 2, और कोई तो नंबर आ नहीं रहा है 2 की पावर n, तो ये तो एक पावर है, तो एक ही प्राइम फैक्टर आ रहा है वो है 2। तो प्राइम फैक्टर 2 आ रहा है, 5 तो आ नहीं रहा है क्योंकि मैंने अभी बोला लास्ट में 0 लाने के लिए 5 चाहिए। तो अगर 5 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जिसका डिजिट 0 है। तो वही मैंने लिख दिया, दिस प्रूव दैट देयर इज नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन। और कोई प्राइम नंबर है नहीं फैक्टराइजेशन में, 5 भी नहीं है, तो इसका मतलब कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको समझ में आ गया होगा। सेम वैसे ही मैंने एक क्वेश्चन उठा रखा है, देखिए क्वेश्चन क्या है, शो दैट 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 और 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। n की कोई भी वैल्यू रख लो, 12 की पावर n कर लो, वो कभी भी 0 और 5 से एंड नहीं होगा, ठीक है। तो वही मैंने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया और फिर n पावर किया तो 2 की पावर 2n आ गया और 3 की पावर n आ गया। इसमें कहीं 5 आ रहा है, इसमें 5 कहीं नहीं आ रहा है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन रहे हैं? 2 और 3 बन रहे हैं। तो वही मैंने लिख रखा है ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स आर 2 एंड 3 नॉट 5। 5 तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये कभी भी 0 और 5 से एंड नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं 2 नंबर के, तो हमें आने चाहिए। एक क्वेश्चन और आता है जो 2 नंबर का पूछा जाता है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सप्लेन वाई 7 की पावर 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड ये 2 नंबर दे रखे हैं।
7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और एक फिर एक बड़ा सा नंबर दे रखा है। हमें प्रूव करना है दीज आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर के बारे में अभी आपको बता चुका था, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं उन्हें कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब देखो पहला नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं। अगर मुझे इसको प्रूव करना है कि कंपोजिट नंबर, मतलब मुझे ये दिखाना है कि इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होंगे। अब 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 ये है। सबसे पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें साफ साफ दिख रहा है 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन लिया तो इधर क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 11, यहाँ से 13 निकाल लिया होगा, है ना, प्लस यहाँ से 13 निकाला तो यहाँ क्या बचा 1 बचा। अब ये हो गया 77 प्लस 1 और 13 इंटू ये हो गया 78। तो ये जो बड़ा सा नंबर था ये अब नंबर यही है, बस मैंने इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया। अब देखो इसके तो फैक्टर साफ साफ दिख रहे हैं। इसके फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स आर, ऐसे करके लिख देंगे। फैक्टर्स क्या है, एक तो ये खुद नंबर इसका फैक्टर है क्योंकि ये खुद के टेबल में आता है, तो 13 इंटू 78 एक इसका खुद फैक्टर ही है। एक इसका फैक्टर 13 होगा क्योंकि ये पूरा नंबर 13 से डिविजिबल होगा। एक इसका फैक्टर 78 भी होगा और एक इसका फैक्टर 1 भी होगा। तो इसके 4 फैक्टर हैं। और मैंने कंपोजिट नंबर के लिए क्या बोला था, इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो इसके 4 फैक्टर हैं तो इट इज़ कंपोजिट नंबर। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर हमारा क्या है, ये बड़ा सा नंबर 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसमें भी वही सेम काम कर देते हैं। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन ले लिया। तो इसमें क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 6 जा 42 हो गया। 42 इंटू 4 आपका हो जाएगा। तो फाइनली सॉल्व करके इसको मल्टीप्लाई करके 1008 आ जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 5 इंटू 1009 आ गया। तो यानी ये नंबर हमारा अब ये बन गया। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। फैक्टर्स क्या है इसके, फैक्टर्स आर, एक तो ये खुद नंबर इसका फैक्टर है क्योंकि अपने टेबल में डिवाइड हो जाएगा, और दूसरा फैक्टर इसका 5 है, तीसरा फैक्टर इसका 1009 है, और एक और फैक्टर इसका 1 क्योंकि 1 के टेबल में भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके भी 4 फैक्टर बन रहे हैं। इसका मतलब सो दीज आर कंपोजिट नंबर। तो ये हमारे कैसे नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर्स हो गए। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कंपोजिट नंबर कैसे प्रूव करते हैं। अगर आपको आएगा तो आप कर देंगे। अब ये हमारा होमवर्क है, आप लोग इसे होमवर्क करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी की कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और 1.1 भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 1.1 और 1.2 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये आप होमवर्क नोट कर लीजिए। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगली हमारी जो वीडियो आएगी वो हमारी एलसीएम पे होगी। अब एचसीएफ पे पूरा काम कर चुके हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे काम कर चुका है। अब हमारा एचसीएफ पे एलसीएम पे वीडियो आएगा। ठीक है, टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।